ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लैक टॉर्च का 4th एपिसोड आ चुका है और जैसे कि आपको याद होगा यहाँ पे जीरो का सामना रीजी से हो रहा था। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को चैलेंज कर चुके होते हैं लड़ने के लिए और यहाँ पे फाइनली राघो भी जाग चुका होता है। अबे राघो कहता है देख रहे हो ये लड़का काफी समय से तुम्हें देख रहा है, समझे? तो जीरो कहता है हाँ देखा मैंने इसको। तो यार जीरो कहता है कि लेकिन चीफ इसके पास तो स्वॉर्ड भी है, उसका क्या? तो यार रियोसुके बताता है कि ये किरिहारा फैमिली से बिलोंग करता है, वो लोग स्पाइज है और उनके जो स्वॉर्ड्समैनशिप है ना काफी ज्यादा कमाल की है, मतलब वो काफी अच्छे खासे स्वॉर्ड्समैन हैं। तो यार रेजी यही कहता है कि भले मेरे पास स्वॉर्ड है लेकिन तुम्हारे पास भी एक वेपन है। तो यार जीरो कहते हैं ये मेरा कोई वेपन नहीं है, ठीक है, और हम दोनों की फाइट है ये, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जीरो यहाँ पे राघो से कह देता है कि तुम इस लड़ाई से दूर रहना। जिसके बाद यहाँ पे रेजी इस तलवार को भी नीचे गिरा देता है। ये तलवार भी नहीं होती, वुडन स्वॉर्ड होती है, और पीछे मुड़ जाता है। तो जीरो पूछता है कि ये तुम कर क्या रहे हो? तो रेजी कहता है यार तुम तो बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट ही खत्म कर दोगे यार इस लड़ाई में, तो मतलब मैं कुछ करना भी नहीं चाहता, मैं पीछे मुड़ जाता हूँ और अपनी आंखें भी बंद कर लूंगा, ठीक है, कर लो मेरे ऊपर अटैक। तो ये सुनकर तो भाई जीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये बंदा उसे अंडर एस्टिमेट कैसे कर रहा है। तो जीरो फाइनली यहाँ पे भागता हुआ आता है और इधर उसामी रिकॉर्ड कर रही होती है फाइट, आपको याद होगा है ना। इधर जीरो जंप करके अटैक करता है जिससे कि रीजी को एहसास ना हो कि यार पैरों की आवाज नहीं आ रही है, हवा में अटैक करेगा तो पता ना चले कि कब वो उसके नजदीक आ गए। ये काफी कमाल की टेक्निक है जो जीरो यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रीजी होता है ना उसके भी सेंसेस काफी ज्यादा कमाल की होती है। वो जल्दी से स्वॉर्ड उठाता है और भाई देके मारता है जीरो को। रियोसुके यहाँ पे मन में यही सोच रहा होता है कि जो रेजी की अवेयरनेस है ना वो 360 डिग्रीज तक काम करती है, उसका कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, यही उसकी खासियत है। तो रेजी कहता है ठीक है फिर अब हो गया ना काम चीफ। तो यार रियोसुके यहाँ पे इशारा करता है जीरो की तरफ कि जीरो अभी तक हार नहीं माना है, वो उठ के खड़ा हो चुका होता है। तो रेजी कहता है कि जैसा मैंने एक मोनोनोके से एक्सपेक्ट किया था। तो जीरो कहता है कि यार ये तो बच्चों का खेल है, ये स्वॉर्ड फाइटिंग तो मेरे दादा मेरे साथ करते थे खेल के तौर पे, ठीक है, और ये सब मैं पहले ही देख चुका हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है। तो रेजी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है थोड़ा। वो ये कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने कमाल के स्वॉर्ड आर्ट्स स्टाइल का मजाक उड़ाने की? इसकी एक ही पनिशमेंट है, डेथ। तो यार ये दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार जब यहाँ पे जीरो आता है आगे लड़ने के लिए तो वो सीधा वुडन स्वॉर्ड के ऊपर मुक्का मारता है, उसे तोड़ देता है और उछलते साथ एक काफी तगड़ा मुक्का मारता है रेजे के मुंह पे। यहाँ पे ये देख के समझ जाता है कि जीरो यहाँ पे अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका होता है। उसने जो पहला स्ट्राइक खाया था उससे उसको पता चल चुका था कि कैसे उसको इस चीज को मैनेज करना है, जिस वजह से वो यहाँ पे आसानी से रेजे के ऊपर अटैक लैंड कर पाया होता है। रेजे भी समझ जाता है कि जीरो कोई आम इंसान नहीं है। जीरो ये कहता है कि ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, अगर तुम अभी हार मान जाओगे तो मैं तुम्हें जूस का बॉक्स दूंगा। जिसके बाद ये दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह। अब यार थोड़ी देर तो ये लोग बैठ के यहाँ पे देखते हैं और उसामी तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है इन लड़कों की लड़ाई को देख के। जिसके थोड़ी देर बाद ये लोग ना अंदर चले जाते हैं। ये दोनों बेहोश हो चुके होते हैं, लेकिन जब रेजी होश में आता है तो वो देखता है कि जीरो पहले से ही जाग चुका है और वो यहाँ पे जूस मतलब सोडा लेके आया होता है रेजी के लिए। और वो यही कहता है कि वैसे देखा जाए तो इस लड़ाई में तुम ही जीते हो, क्योंकि जो तुम्हारा पहला वाला अटैक था उससे मैं मर सकता था, अगर वो असली तलवार होती तो मेरी ट्रिक इसलिए काम आई क्योंकि वो वुडन स्वॉर्ड थी, तो तुम जीत गए। तो यार ये सुन के तो सोचता है यार रेजी की यार ये तो अच्छा बंदा निकला यार, मैच्योर है। लेकिन जैसे वो ये जूस का कैन खोलता है ना सोडा उसके मुंह पे उड़ता है। तो यहाँ पे हंसने लग जाता है जीरो और वो कहता है कि हा मैंने ये जब तुम सो रहे थे ना तभी इसको बुरी तरह से शेक कर दिया था। तो यार ये वाला सीन होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। उसामी यही पूछती है कि क्या ये फुटेज सच में काम आएगी हायर अप्स के ये डिसाइड करने के लिए कि ये दोनों काबिल है या नहीं। तो रियोसुके कहता है यार ये किसी भी काम नहीं आने वाली, ये बस मैंने ऐसे ही बना के बोला था, लेकिन हम लोग एक मिशन पे जाएंगे उसमें पता चलेगा टेस्ट के तौर पे कि ये लोग किसी काबिल है या नहीं। तो उसामी कहती है लेकिन अभी तो हमें कोई मिशन मिला ही नहीं है। तो रियोसुके कहता है कि मेरे दिमाग में है एक मिशन जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो फाइनली ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और रियोसुके बताते हैं इनको इनके यूनिफॉर्म्स के बारे में। अब ये लोग कपड़े पहन चुके होते हैं अपने, लेकिन उसके बाद वो इनको फीचर्स बताता है। वो बताता है कि जब तुम अपने लेफ्ट हैंड पे इस बटन को टैप करोगे एक बार तो तुम अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाओगे, और अगर इसी बटन को तुम 2 बार टैप करोगे तो तुम स्टेल्थ मोड में आ जाओगे, यानी कि इनविजिबल हो जाओगे। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, इसकी लिमिट है पावर की भी, धीरे धीरे करके इन लोगों को इसकी आदत पड़ ही जाएगी। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे एक श्राइन में आ जाते हैं। अब जीरो को तो समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग यहाँ पे श्राइन में क्या कर रहे हैं। तो रियोसुके कहता है कि पहले हमें यहाँ पे सारे के सारे स्पिरिट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो रेजी कहता है कि वैसे सिंपल सी बात है, श्राइन में आना ही सिर्फ सीन नहीं है, इसके अलावा और भी कोई पर्पस होगा हमारे यहाँ पे आने का, क्योंकि कई श्राइन्स में भी ब्यूरो फैसिलिटीज होती है। तो रियोसुके कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, तो चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे जब जीरो जा रहा होता है ना तो वो देखता है इधर एक बंदा बैठा होता है, फोन चला रहा होता है और एक चॉकलेट खा रहा होता है वो। अब रियोसुके यहाँ पे श्राइन के मास्टर से आके मिलता है और ऐसा लगता है कि उसने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, वो यहाँ पे मना रहा होता है कि यार प्लीज थोड़ा समय दे दो हमें। तो यार ये जो बंदा होता है ये बताता है कि यहाँ पे SOD1 के लोग आने वाले हैं, तो सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे तुम्हें और ज्यादा नहीं। तो जीरो पूछता है यार ये SOD1 क्या है? तो इचिका बताती है कि स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन 1 की शॉर्ट फॉर्म है। अब यार ब्यूरो ऑफ एस्पेनाज में ना काफी सारे डिविजन्स बनाए गए हैं और अगर हम डिवीजन 1 की बात करें तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है और उनमें काफी सारे वॉल्यूम भी है, मतलब काफी सारे लोग हैं उसके अंदर।
जिसके बाद ये लोग फाइनली अंदर आते हैं। रियोसुके कहता है कि हमें जो काम है वो नीचे है। वो यहाँ पे पासकोड वगैरह डालते हैं, जिसके बाद ये लोग नीचे जाना शुरू हो जाते हैं और ये वही जगह है जहाँ पे रागो को बंद करके रखा गया था। अब यार ये एक गुफा सी होती है और वो बताता है कि ये जगह डेथ ऑब्सीडियन से बनाई गई है। डेथ ऑब्सीडियन ऐसा पत्थर, मान लो रेयर रॉक है, जो कि स्पेक्ट्रल एनर्जी को सबड्यू कर देता है, यानी कि दबा देता है, जिस वजह से यहाँ पे रागो नहीं छूट पा रहा था। यहाँ पे उसको बंद करके रखा गया था। तो रियोसुके कहते हैं ठीक है, फिर मैं और इचिका बाहर जाके पता करते हैं और बाकी तुम दोनों यहाँ पे पता करो, देखो कि रागो की मेमोरीज वापस आती है या नहीं। तो यार रीजी तो कहता है कि क्यों ना मैं इचिका के साथ चले जाऊं, लेकिन रियोसुके इस बात को इग्नोर कर देता है। यहाँ से चले जाते हैं लोग। इचिका पूछती है कि क्या उन दोनों को अकेले छोड़ना सही रहेगा। तो रियोसुके कहता है कि हाँ, चिंता मत करो, अकेले में ये लोग अच्छा खासा सोल्यूशन निकाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है गुफा के अंदर का सीन। अब रागो को कुछ खास याद नहीं होता है यहाँ पे, इससे पहले क्या हुआ था, सील होने के बाद क्या हुआ, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तो रीजी कहते हैं कि हाँ, ये आम सी बात है, मोनोनोके जिनको सील किया जाता है ना, उनके साथ एमनीजिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर जो मोनोनोकेस होते हैं वो अपनी पूरी एनर्जी को कंप्लीट तरीके से यूज कर सकते हैं किसी इंसान के ऊपर हावी होके, उसका एक अलग ही स्पेल होता है। लेकिन अगर किसी मोनोनोके को ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के अंदर डाला जाता है, जैसे कि डेथ ऑब्सीडियन, तो उस समय पे यहाँ पे उस मोनोनोके के लिए ये अंत होता है भाई। कई सालों तक वो उसके अंदर बंद रह सकता है और उसके लिए बिल्कुल नर्क की तरह हो जाता है। तो इसका उसके ऊपर बुरा असर भी पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, मोनोनोके की पावर्स के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ रागो को एमनीजिया हुआ है। वही दूसरी ओर यहाँ पे रियोसुके फुटेज वगैरह चेक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर फुटेज गायब हो चुकी होती है। यहाँ पे वो पता करते हैं कि कौन था उस समय ड्यूटी पे और क्या क्या सीन हुआ था इधर। अब यहाँ पे रियोसुके को भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रागो को थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है कि जब उसकी आंखें खुली थी तो उसके सामने कुछ मोनोनोकेस खड़े थे और एक स्लेट थी चमकने वाली, यानी कि टैबलेट। उसके अंदर एक आदमी था जो कि रागो से बात कर रहा था और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा था, उसकी मदद चाहता था, वो उसकी पावर चाहता था। वो बंदा बताता है कि उसको सबसे बदला लेना है, खासकर कि ब्यूरो ऑफ एस्पेनाज से, जो कि हमारे कट्टर दुश्मन है। जिसके बाद वो गायब हो गया। अब यार रागो बताता है कि वो लोग बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, तुम्हें जैसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है उनको भी नहीं था। तो रेजे बताते हैं ये तो काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई है हमें कि पहली बात तो ये है कि इन लोगों को यहाँ पे सील को तोड़ना आता है, जिस वजह से इन्होंने रागो को डेथ ऑब्सीडियन से अलग किया। फिर दूसरा है वो आदमी टैबलेट वाला, वो ऐसा लगता है रागो को पहले से ही जानता था, सील होने से पहले से। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये बात साफ है कि ब्यूरो ऑफ एस्पेनाज उनका पहला नंबर का दुश्मन है, रिवेंज चाहते हैं वो इस चीज पे। तो यार जीरो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वो क्या बोल रहा है। बस उसको एक चीज समझ आती है कि अगर ऐसा कोई है बंदा जो कि हमारे पीछे पड़ा हुआ है तो ठीक है, फिर उसको ढूंढेंगे और उसकी वाट लगा देंगे हम लोग। अब यार रीजी कहते हैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या भाई। लेकिन तभी यहाँ पे वो वाला बंदा आ जाता है, चॉकलेट वाला, और ऐसा लगता है कि ये आम इंसान नहीं है, ये एक मोनोनोके होता है। पलक झपकते इन दोनों के पीछे आ जाता है, ये दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फिर से ये बच जाता है इस अटैक से। रागो यहाँ पे सावधान होने के लिए कहता है जीरो को, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं इस मोनोनोके से और ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इचिका और रियोसुके का सीन। ये लोग जब यहाँ पे गेट पे आते हैं तो देखते हैं कि इधर एक काफी खतरनाक बैरियर लगा दिया गया होता है। तभी पीछे से स्पेशल डिवीजन 1 की चीफ आ जाती है, टोको कुसुमी, और अब ऐसा लगता है कि इनका पहला मिशन सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है यार। कल एपिसोड आया था, मैंने आज बना दिया वीडियो, कल रात में आया था, ठीक है ना। तो मैंने जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश की है। द कैट एंड द ड्रैगन का भी आगे वो भी मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे माफ करना यार, इससे पहले के एपिसोड काफी ज्यादा लेट डाल रहा था मैं, लेकिन अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम पेसअप करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।